हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये महासंग्राम वीडियो 2022-23 के लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जहाँ तक आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम अभी दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें दिसंबर के सेकंड वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिसंबर से जनवरी तक सभी के एग्ज़ाम होने लगेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन मेकिंग इज कॉल्ड। एक्सप्रेस्ड प्रोटीन मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो भैया इसमें से बताना है आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये जो 8वीं यूनिट आपकी है जिसमें बायोटेक्निक्स पढ़ना है हमको, वहां से क्वेश्चन है। मतलब मान लीजिए आपने कोई डिजायर्ड प्रोटीन प्रोटीन बनाया। उस प्रोटीन को मार्केटिंग के लिए, अब जैसे कि आपने डीएनए से कोई भी प्रोटीन बनाई। क्या बनाई? प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जो बनी होगी तो एक दो सेगमेंट होंगे। अब उसको क्या करोगे? आप एम्पलीफाई करोगे, कई सारी उससे कॉपी बनाओगे। तो कहाँ बनाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक। तमाम ज़्यादा प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है। और सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जैसे कि जब आप मटेरियल कोई तैयार करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो यूज की नहीं होती हैं, मिक्स होती हैं। तो उसको सेपरेट करना एंड प्यूरिफाई करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, या फिर अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई? तो इसका राइट आंसर है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है, इसको हिंदी में अनुप्रवाह प्रसाधन बोलते हैं। अनुप्रवाह प्रसाधन, ठीक। अनुप्रवाह प्रसाधन जो होता है, इसमें हम किसी चीज का पृथक्करण करते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं, मतलब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इस प्रोसेस को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द टिश्यू और मोलिक्यूल्स। इधर आपको टिश्यू दिए हुए हैं, नहीं इधर आपको दिया हुआ जैसे ये क्या है भाई, सेल वॉल है, आरएनए है, हिस्टोन है, पेक्टिन है। और इधर एंजाइम्स दिए हुए हैं, ठीक। इधर क्या है? एंजाइम्स। और इधर टिश्यू या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। उन सभी को मैच करना है आपस में। मैच द टिश्यू और मॉलिक्यूल मेंशन इन कॉलम फर्स्ट with those of their degrading enzymes mentioned in column second and select the correct option from the given codes। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी दिए हैं। अब यहाँ पे एंजाइम दे रखा है, इधर मॉलिक्यूल है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा एंजाइम किसको डिग्रेड करता है। जैसे सेल वॉल को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है? आरएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम, हिस्टोन को ब्रेक करने वाला, इसी तरीके से पेक्टिन को ब्रेक करने वाला। तो ये बताना है आपको। अब देखिए बहुत आसान है ये। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सेल वॉल है। सेल वॉल किससे बनी होती है भाई? सेल वॉल होगी तो सेलुलोज से बनी होगी। किससे? सेलुलोज से। अब ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन होता है? सेलुलेज। तो पहला किससे मैच करेगा? फोर्थ से। अब देखिए इसमें पहला फोर्थ से मैच करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी में पहला को सेकंड फर्स्ट थर्ड से मिलाया है। तो और कुछ देखना ही नहीं। बस देखे, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा था, सबसे बड़ा लग रहा था, और यही सबसे ज्यादा आसान था, ठीक। तो किसी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज बड़ी है तो वो बहुत कठिन हो। क्वेश्चन लेंदी लग रहा था लेकिन कितना आसान निकला। इसलिए ज्यादा घबराया मत करिए क्वेश्चन को देख के, बस अच्छे से पढ़ा करिए। अब देखिए आरएनए, आरएनए को कौन डिग्रेड करेगा? राइबोन्यूक्लियोजेस। तो बी का थर्ड हो गया। हिस्टोन को कौन करेगा? हिस्टोन को प्रोटीएजेज करेगा, क्योंकि हिस्टोन एक प्रोटीन है।
क्या है, हिस्टोनिक प्रोटीन होता है। तो इसमें फर्स्ट मैच करेगा, इसमें थर्ड, और पैक्टिन को कौन करेगा, पैक्टिनेज, तो इसका फोर्थ हो गया, फोर्थ नहीं सेकंड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत ही आराम से आसानी से हो जाएंगे और कोई गलतियां भी नहीं होंगी। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये सभी चीजें आपको याद रखना। आप सोच रहे होगे कि इनकी जरूरत क्या है। भाई जो 8वीं यूनिट आप पढ़े उसमें मेथड्स हैं बायोटेक्निक्स। मान लो आपको डीएनए निकालना है किसी सेल से, तो सेल के ऊपर जो सेल वॉल होगी उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलोज एंजाइम काम करेगा। भाई सेल है ये, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, उस पे डीएनए लिपटा हुआ है। अब तुमको डीएनए का जरूरत है, डीएनए की जरूरत है तो क्या करोगे, सेल वॉल को ब्रेक करके ही तो पाओगे ना डीएनए। तो पहले सेल वॉल ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद में इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बाद में डीएनए आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस सब आपके काम के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, किस लिए भाई डिजाइन किया गया बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर वही बात, जैसे कि डीएनए से आपने एक मॉलिक्यूल बनाया, एक सेगमेंट बनाया प्रोटीन का। अब उस प्रोटीन को बहुत सारे लार्ज स्केल पे ग्रो कराना है आपको। ठीक, 1000 लीटर का टैंक में ग्रो कराना है, बहुत सारा माल बनाना है, तो इसलिए बायोरिएक्टर यूज किया जाता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, या फिर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, या फिर इंश्योरिंग एनएरोबिक कंडीशन। भाई ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए किया जाता है, तो ये राइट होगा क्वेश्चन। इसमें ऑक्सीजन पूरे प्रोसेस के दौरान मिलती रहती है जो बायोरिएक्टर होता है, बायोरिएक्टर में। क्वेश्चन ये भी, आंसर ये भी सही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ प्यूरिफिकेशन ही नहीं होता है। प्यूरिफिकेशन तो और भी बहुत सारी प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन बायोरिएक्टर एक ऐसा मशीन होता है, समझ लीजिए आप, टैंक होता है जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रक्रिया के दौरान, प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, जिससे कि उसमें भाई ई कोलाई बैक्टीरिया भी तो होंगे जो तुम्हारे प्रोटीन बना रहे होंगे, तो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगेन वही क्वेश्चन है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको पता है प्रिजर्वेशन किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, मतलब पृथक्करण, क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। प्यूरिफिकेशन बिल्कुल सही, शुद्धिकरण, जिसको हम हिंदी में शुद्धिकरण बोलते हैं, तो शुद्धिकरण भी किया जाएगा। प्रिजर्वेशन किया जाता है क्या, प्रिजर्वेशन बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं उसमें। और एक्सप्रेशन ये बात गलत है, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही सही होगा लास्ट वाला, क्योंकि हमको हमसे पूछा है कौन उसका पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्यूजन मीन्स क्या होता है भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप प्रोसेस करते हो, तो उसमें एक टाइप, उसी में एक आता है टॉपिक इल्यूजन। तो इल्यूजन क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। मेकिंग द डीएनए बैंड्स विजिबल अंडर यूवी रेडिएशन। सेकंड ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एगारोजेल, या फिर आइसोलेटिंग एलियन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब बाहरी डीएनए कोई जो सेल में इंटर कराया जाएगा, फ्रॉम द चॉइस ऑर्गेनिज्म, या फिर कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एगारोज जेल। तो राइट आंसर आपका डी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए के सेगमेंट को हम जब तोड़ लेते हैं, डीएनए किससे तोड़ते हो भाई, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मान लो ये आपका डीएनए था, ठीक, ये डीएनए था, आपने इंडोन्यूक्लियस के थ्रू इसमें कट लगाया, छोटे छोटे इस तरीके से कट, फिर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिस जीन के लिए, जीन को पाने के लिए आपने इसको तोड़ा है, आपको ये तो सब पढ़ाया ही गया है भाई, हमने पढ़ाया ही है स्टार्टिंग की यूनिटों में, कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही जीन होता है, डीएनए पे ही तो जीन होते हैं। डीएनए का वह स्पेसिफिक पार्ट जो किसी प्रकार के प्रोटीन को बनाता हो, उसी को तो जीन कहते हैं।
तो आपको मान लो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन वाली जीन निकालनी पड़ेगी डीएनए से। तो निकालने के लिए पहले इंडोन्यूक्लियस से आप उसको काटोगे। जब कट करोगे तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। अब उसमें से कैसे पहचानोगे भाई, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, कैसे जानोगे कि भाई इंसुलिन बनाने वाला जीन कहाँ है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक मशीन इस टाइप की होती है, उसमें एक और निगेटिव चार्ज होता है, एक और पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ निगेटिव मान लो और यहाँ पे पॉजिटिव मान लो। तो इस तरीके से जब इसमें डीएनए के सेगमेंट फिल किए जाते हैं छोटे छोटे, तो डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागते हैं। जब यहाँ पे आप डीएनए के मॉलिक्यूल को फिल करोगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके से भागेंगे। जो छोटा वाला टुकड़ा होगा पतला वाला, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है, और बड़े वाले टुकड़े ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से कुछ होगा प्रोसेस। छोटे छोटे वाले टुकड़े देखो दूर तक आ गए हैं, क्योंकि डीएनए पे माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव की ओर भागते हैं और निगेटिव से रिपेल होते हैं। ये इधर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, धकेलेगा इधर, और पॉजिटिव की ओर भागेगा। तो इसलिए इसमें जब भागते हैं तो ये इनका सेपरेशन हो जाता है, सभी अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाते हैं। फिर जो इंसुलिन वाले से यहाँ मैच कर जाए, इधर भरे होते हैं जीन ना, जो जीन आप इंटरेस्ट है आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन, वो एक सेगमेंट यहाँ पे कहीं पे रख दिया जाता है। उसी के मोलिकुलर वेट के सामने जो आता है वही तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। यही तो प्रोसेस आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो मैच कर जाएगा वही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें अब मान लो आपको पता चल गया कि यही जीन है हमारा, तो ये एगारोज जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन में एगारोज जेल भरा जाता है, उसमें डीएनए भागता है। डीएनए सूखी चीज में थोड़ी ना भागेगा, कोई लिक्विड होना चाहिए, जेल टाइप। तो एगारोज जेल यूज किया जाता है। तो इल्यूजन जो है, इल्यूजन का मतलब यही होता है, डीएनए सेगमेंट आप पहचान लिए, उसके बाद में जेल से काट कर इसको बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं इल्यूजन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं छालन। क्या बोलते हैं, छालन बोलते हैं। कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड, ये जो डीएनए बैंड है ना, ये सेगमेंट, इनको डीएनए बैंड बोलते हैं। फ्रॉम द एगारोज जेल, मतलब जो एगारोज जेल मशीन में है उसमें जो सेगमेंट है डीएनए का, बैंड है, इसको काट करके बाहर निकालना। कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द एगारोज जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेके आपको बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा डिटेल में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा, समझ रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन उसी पे क्वेश्चन है, बताइए भाई इसमें। पहला ऑप्शन है द डीएनए फ्रेगमेंट्स रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। रॉन्ग पूछा है, क्या पूछा, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ, ऑप्शन पूछा है, पहले देख लेना। तो ये तो बात सही है, साइज के अकॉर्डिंग ही रिजोल्व होते। डीएनए फ्रेगमेंट जब आप मशीन में डालोगे तो जितना छोटा साइज वाला होगा डीएनए उतनी दूर तेज भागेगा वो, समझ रहे हो। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव वाले को खींच रहा हो, तो निगेटिव चार्ज वाले में जो छोटा पार्टिकल होगा ज्यादा तेजी से भागेगा। तो ये बात सही है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड एनोड, बिल्कुल करेक्ट। एनोड पे चार्ज होता है प्लस, डीएनए पे माइनस, तो माइनस वाला डीएनए किधर भागेगा, टुवर्ड्स एनोड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स। तो ये भी बात सही है। द स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट फर्स्ट, ये भी बात सही है, बात तो वही है, स्मॉलर डीएनए सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे। द कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज जेल, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ई में लगा दे रहा हूं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट ही करवा दिया, इतना ही तो पढ़ना पड़ता है आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और क्या है, बस यही पढ़ना पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ई वाला होगा जो मैंने अभी ऑप्शन बनाया, क्योंकि ये चारों के चारों करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मेन स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर पे क्वेश्चन खूब आते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे। इसका करेक्ट ऑर्डर आपको चूज करना है। क्या चूज करना है,
करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले भाई पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? ये आपका डीएनए का सेगमेंट है, इसको हम लगभग 98 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तब इसका एक्सटेंशन हो जाता, सॉरी, डीनेचुरेशन हो जाता है। इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, इस तरीके से फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद में हम क्या कराते हैं, उसके बाद में इसमें प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर की एनलिंग करवाते हैं। मतलब ये वाले सेगमेंट जो हैं बीच में, यहाँ देखिए, पहले हम डीनेचुरेशन करवाए, विकृतीकरण, डीएनए का डीनेचुरेशन। तो इसके फ्रेगमेंट इस तरीके से अलग हो गए। ठीक, इस तरीके से अलग हो गए। ये 3 इंड होगा, ये 5 इंड, और ये 5 डेज, तो ये 3 डेज। अब इसमें हम प्राइमर की एनेलिंग करवाएंगे, मतलब यहाँ पे प्राइमर जोड़ेंगे। अब ये प्राइमर 5 डेज से 3 डेज होगा, क्योंकि इस वाले स्टैंड के अपोजिट होगा। और यहाँ भी एक हम प्राइमर लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं? एनेलिंग बोला जाता है। ठीक, प्राइमर एनेलिंग, प्राइमर लग गए। लास्ट में क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन, मतलब विस्तारण जिसको बोलते हैं हिंदी में, विस्तारण। अब इस एक्सटेंशन में क्या होगा, ये जो आप प्राइमर लगाए थे, ये प्राइमर अपनी ग्रोथ करेंगे इस पे। ठीक, और बड़े बड़े इस तरीके से डीएनए ही बन जाएंगे। 2 डीएनए के सेगमेंट बन गए। तो एक डीएनए से देखो 2 डीएनए बन गए। वही जो आपने प्राइमर ये लगाए थे, ये धीरे धीरे रिप्लिकेट करते करते बढ़ते रहते हैं। एक्सटेंशन इसी को बोलते हैं, विस्तारण। तो ये बात समझ में आई। एनेलिंग में आप 50 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर यूज करते हो, ये भी बात याद रखना। डीनेचुरेशन में कितना? 98 डिग्री सेल्सियस। और भैया यहाँ पे किसी भी चीज को पॉलीमराइज कराने के लिए आपको पता है पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया है। किससे? थर्मस, थर्मस इक्वेटिकस, एक्वेटिकस, मतलब ये गर्म झरने में रहने वाला बैक्टीरिया है। क्योंकि सभी इंजाइम, जानते हो आप, कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। हमारे बॉडी में जो काम करने वाले पॉलीमरेजेस हैं भाई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या फारेनहाइट में बोलो तो 98.6 फारेनहाइट होता है, डिग्री फारेनहाइट। तो इतने टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं वो एंजाइम। यहाँ पे डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना यूज हो रहा है? 98 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे जो पॉलीमरेज हैं, सामान्य पॉलीमरेज, जो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे वो खुद। डीनेचुरेशन का प्रोसेस कहाँ कर पाएंगे? वो खुद विकृतीकरण हो जाएगा उनका। इसलिए हम गर्म झरने में मिलने वाला बैक्टीरिया थर्मस इक्वेटिकस, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मरता नहीं है, काम करता रहता है, उसमें से ये इंजाइम सेपरेट किए हैं, टैग पॉलीमरेज। और यही पीसीआर में यूज किया जाता है। तो जितनी बातें मैंने बताया, ये कोर है, पूरा कोर कंसेप्ट है पीसीआर का। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन कराने का ही हमारा मकसद है, और क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डीनेचुरेशन। फिर बाद में प्राइमर एनेलिंग होगा, ये एनेलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। बात समझ में आई? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड इज यूज्ड इन, मतलब एगारोज जेल जो होता है उसको हम सीवीड से निकालते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सीवीड। सीवीड मतलब मेनली जो रेड एल्गी होती हैं, रेड एल्गी। ठीक है, जैसे कि जिलेडियम है, ग्लेसिलेरिया है। ठीक, ग्लेसिलेरिया हो गया, और क्या हो गया आपका? जिलीडियम हो गया। तो जिलीडियम, ग्लेसिलेरिया, इन सबसे अगार प्राप्त किया जाता है। इस अगार को हम कहाँ यूज करते हैं, यही पूछा गया है। पीसीआर में, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन में, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या फिर साइबरिड प्रोडक्शन में। बताइए भाई कहाँ यूज किया जाता है? तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन आसान है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोज जेल का यूज किया जाता है। भाई एगारोज जेल तो कहाँ यूज किया जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लोटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड।
आपको पता है डीएनए को सेपरेट करने वाली, प्रोटीन को सेपरेट करने वाली, आरएनए को सेपरेट करने वाली अलग अलग ब्लोटिंग टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन को सेपरेट करने वाली होती है उसको हम वेस्टर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने साउदर्न ब्लोटिंग, साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग सब कुछ बताया है, इससे पहले पढ़ाया है आपको। इन विट्रो कोलोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। इन विट्रो कोलोनल प्रोपेगेशन जब प्लांट में करवाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? पीसीआर एंड रैप्ड किया जाता है, या फिर नॉर्दर्न ब्लोटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी, या फिर माइक्रोस्कोपी। तो बताइए, एचपीएलसी भी एक टाइप है किसका? क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें भैया हम पीसीआर को यूज करते हैं और आरएपीडी को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट फ्रॉम नन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट को हम नन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग कर सकते हैं, क्या उपाय है? तो इसमें क्या किया जाता है भाई, इसको अलग करने के लिए प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर डीएनए। गलत बात, इससे थोड़ी ना जान पाओगे, वेक्टर में एक से अधिक तो होती ही है वैसे भी साइटें। प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ये बात करेक्ट है। अगर मान लो बाहरी डीएनए, एलियन डीएनए कहने का मतलब बाहरी डीएनए वेक्टर डीएनए में इंसर्ट हो गया है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर का, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है। और जिसमें एलियन डीएनए नहीं प्रवेश किया होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा, वो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ये यहाँ से आप पता कर सकते हो। दूसरा, अगला ऑप्शन है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन जीन। हाँ, तो ये भी बात सही है। जब आपका एलियन डीएनए जो है जीन को इंसर्ट कर देगा, उसमें इंसर्ट हो जाएगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, तो क्या होगा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगी। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। ठीक, इन दोनों को यूज करके हम पता कर सकते हैं कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कई सारे हैं, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपका फायदा जरूर होगा। दूसरी बात, जूलॉजी के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं लगभग आपको 10 से 12, अरे लगभग 15 लेक्चर पढ़े हुए हैं थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले। तो आप उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, देखिए, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर। पीसीआर किसके लिए यूज की जाती है? तो पीसीआर को हम यूज करते हैं इन विट्रो रिप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक डीएनए के सीक्वेंस को कई लाख गुना मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, बिलियन में संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? हम रिप्लिकेशन करवाते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये बात तो तुमको पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि पीसीआर में हम क्या टैग पॉलीमरेज लेते हैं, थर्मोस्टेबल मतलब ताप सहनशील पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल इन। बायोरिएक्टर आर यूजफुल इन, कहाँ यूजफुल होते हैं? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर। यस, करेक्ट। ये जो है कहाँ यूजफुल होते हैं? बायोरिएक्टर्स जो हैं प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ये एक एक हजार लीटर के कल्चर को इसमें हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। बताइए, वही सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको चूज करना है करेक्टली मैच, कि उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम के साथ सही मिलाया है या नहीं, यही आपको देखना है।
नॉट करेक्टली मैच पूछा है भाई। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो उस पर काइटिनेज एंजाइम डालोगे, डिग्रेड कर जाएगी, बात सही है। प्लांट सेल पे सेलुलोज डालोगे, सेलुलेज एंजाइम, तो प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी, वो भी डिग्रेड हो जाएगी। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो भी लाइसोजाइम से क्या होती है, टूट जाती है। इसीलिए हमारे लार जो होती है, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। उस लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है, हम बोल रहे हैं इस समय, आपको पढ़ा रहे हैं। एयर में कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, मुंह में घुस जाते होंगे ना, तो जैसे ही लार में वो मिक्स होंगे तो क्या होगा, उनकी सेल वॉल का लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया मुंह में ही मार दिया जाएगा। इसीलिए तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी की भी तो भाई सेलुलोज की बनी होती है, तो उसमें भी सेलुलेज चाहिए, यहाँ मिथाइलेज लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, 14 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड टू। जब आइसोलेशन किया जाता है डीएनए का, तो बहुत ही द्रुत शीतित, चिल्ड मतलब हिंदी में चिल्ड को बोलते हैं, मतलब बहुत ही ठंडा, द्रुत शीतित एथेनॉल ऐड किया जाता है। एथेनॉल जानते हो ना, C2H5OH। इसको क्यों यूज किया जाता है, इसका काम क्या होता है वहां पे, प्रेसिपिटेट बनाना डीएनए का, या फिर ब्रेक ओपन द सेल टू रिजोल्व डीएनए, या फिर फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिमूव प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन। तो इसमें जो है प्रेसिपिटेशन के लिए यूज किया जाता है। जो मान लो जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने सेल की सेल वॉल वगैरह तोड़ दिया है सब कुछ, फिर उसमें से डीएनए को अलग करना है, तो इसमें ये पूरा मटेरियल पड़ा है। तो जब किसी सेल की सेल वॉल को ब्रेक करोगे, तो डीएनए डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना निकल आएगा भाई। वो मटेरियल जो होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कण होंगे, सेल वॉल के भी कण होंगे, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का एक्सट्रैक्ट होगा, तो सब मटेरियल इसमें पड़ा होगा। जैसे ही आप इसमें आइसोलेशन के प्रोसेस में इस टेस्ट ट्यूब में C2H5OH चिल्ड एथेनॉल को ऐड करोगे, तो डीएनए जो होगा वो प्रेसिपिटेशन उसका हो जाएगा और नीचे प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा। इसलिए चिल्ड एथेनॉल को यूज किया जाता है। तो सभी चीज़ें आसान है, बस आप चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक, रिवीजन करते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन सब प्रोसेस पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड बिटवीन। देखो क्वेश्चन वही जाना पहचाना। PCR में जब आप एम्पलीफिकेशन करोगे जीन का, तो उसमें जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है वो किस स्टेप में यूज होता है, ये पूछा गया है। बिटवीन किन दो स्टेप के बीच में यूज किया जाता है भाई, बताइए। डीनेचुरेशन एंड एनेलिंग, या फिर एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो यही हमारा आंसर करेक्ट है। एनेलिंग एंड एक्सटेंशन जो होता है, इसी के दौरान हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स ऑफ PCR, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पहला वाला भाई डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होगा, क्या होगा। सेकेंड वाला तो दिख रहा है आपको एनेलिंग है, प्राइमर एनेलिंग क्या है, प्राइमर एनेलिंग है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनेलिंग हो रही है। और ये वाला क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका विकृतीकरण। इसका जब विकृतीकरण होगा तभी तो ईथकन बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन दे रखे पहले वह क्या भैया, बी, जो ऑप्शन बी है आपका, ये डी नेचुरेशन को बता रहा है। डी नेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स। तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one is a true statement regarding DNA polymerases used in PCR? Again PCR per question.
इट इज यूज टू ligate ligate introduced DNA in recipient cell. It serves as a selectable marker. नहीं, सेलेक्टेबल मार्कर का काम थोड़ी ना होता है पॉलीमरेज का. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, नहीं बैक्टीरिया से किया जाता है. इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यही बात करेक्ट है आपकी, हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहता है. क्वेश्चन नंबर 19, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ polymorphism are the method for. PCR and restriction fragment length polymorphism मतलब RFLP are the method for. किस चीज के लिए मेथड होती है, कौन सी मेथड, इनसे क्या किया जाता है. तो अगेन आपको पता ही है कि सब जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में यूज होने वाली चीजें. क्वेश्चन नंबर 20, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन of interest by using DNA polymerase may go up to. भाई कितने, जब आप एम्प्लीफिकेशन कराते हो जैसे पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, तो लगभग कितनी कॉपियां बन जाती है. मैं गो अप टू, कितने तक आप जीन को एम्प्लीफाई कर सकते हो, ये पूछा गया है. तो लगभग 1 बिलियन तक आप, लगभग लगभग 1 अरब कॉपी आप बना सकते हो. ठीक. क्वेश्चन नंबर 21, द एंजाइम्स which are absolutely necessary for recombinant DNA technology are restriction endonucleases and topoisomerases. Endonucleases and polymerases या फिर endonucleases and ligases, peptidases and ligases. तो इसका राइट आंसर सी होगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन से नेसेसरी होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज. भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो डीएनए को आपस में जोड़ रहा होता है, तो डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज, इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. तो आई होप आपको सभी चीज़ें मस्त समझ में आई होंगी. इस क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. अगली क्लास में आपको इसके आगे के और भी क्वेश्चन, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपको मिल जाएंगे. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. ठीक. तो वहाँ से भी आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार पढ़ो, वही कंसेप्ट बार बार पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक. और जितनी भी क्लासें हुई हैं आप लोग दोबारा भी उनको देख सकते हो, जितने भी लेक्चर हैं, ऐसा नहीं एक बार देख लिया आपको याद हो गई. या फिर अगर नोट्स बनाए हो तो लेक्चर देखने के दौरान तो उस नोट्स को रिवाइज करते रहो बराबर प्रॉपर. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में समस्या नहीं होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाओगे. ठीक. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. मस्त पढ़ाई करिए. तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.